नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है सरसैया। स्त्रियां अधिक यथार्थवादी होती हैं। परमात्मा के संबंध में सबके विचार भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु इस संदर्भ में पुरुषों और स्त्रियों के विचार में अंतर होता है। जब कुछ नहीं सूझता तो किसी सशक्त और धैर्य देने वाले विचार को पाने के लिए पुरुष आकाश के नीले खोखलेपन की ओर देखता है, परंतु ऐसे समय में स्त्रियां सिर झुकाकर धरती की ओर देखती हैं। विचारों में ये मूल अंतर होता है। पुरुष सदैव अव्यक्त की और स्त्री सदैव व्यक्त की ओर आकर्षित होती हैं। पुरुष का आदर्श है आकाश, स्त्री का धरती। शायद ईला को भी यथार्थ का बोध हो गया था। जब जीवन में जीवन को देखने या जीवन को समझने के लिए कुछ भी ना बचा हो और जीवन की सांसें चल रही हो, ऐसे व्यक्ति की वेदना कितनी असहनीय होगी। शायद इसलिए उसने आगे और इलाज कराने से साफ मना कर दिया था। कैंसर की आखिरी स्टेज पर थी। नहीं और अब नहीं, मुझे यही घर में तुम सबके बीच चैन से मरने दो। इतनी तकलीफ़ें झेलकर अब मैं इस शरीर की और छिछालेदार नहीं करवाना चाहती। ईला ने अपना निर्णय सुना दिया। जिद्दी तो वह पहले से थी ही, मेरी तो वैसे भी उसने कभी नहीं चलने दी, लेकिन सीबू का भी उसने नहीं सुनी। नहीं बेटा, अब मुझे इसी घर में अपने बिस्तर पर ही पड़ा रहने दो। ईश्वर की कृपा से जीवन आराम से ही कट गया, बस अब आराम से मरने दो। सब सुख देख लिया, नाती पोता तुम सब का पारिवारिक सुख, बस अब तो यही इच्छा है कि सब भरा पूरा परिवार देखते देखते आंखें मूंद लूँ। उसने सीबू का गाल सहलाते हुए कहा और मुस्कुरा दी। कहीं कोई शिकायत, कोई क्षोभ नहीं। पूर्ण तत्वबोध, अरे आनंदित क्षण को नापा नहीं जा सकता, पर परमाणु सा होकर भी अनंत विस्तारवान है। पूरी तरह संतुष्ट और पारदर्शिता झलक रही थी उसके कथन में। मौत सिरहाने खड़ी हो तो इंसान बहुत उदार और हो जाता है। क्या चला चली की बोल वे सबको साफ कर जाता है। पता नहीं, सीखा भी पिछले एक हफ्ते से माँ को मनाने की बहुत कोशिश करती रही, फिर हारकर वापस पति व बच्चे के पास कानपुर लौट गई। सीबू की छुट्टियां भी खत्म हो रही थी। आंखों में आंसू लिए वह माँ का माथा चूमकर वापस जाने लगा। बस बेटा, पापा का फ़ोन जाए तो फ़ौरन आ जाना। मैं तुम्हारे और पापा के कंधे पर ही शमशान जाना चाहती हूँ। एयरपोर्ट के रास्ते में सीबू बेहद खामोश रहा। उसकी आंखें बार बार भर आती थी। वह माँ का दुलारा था, शिखा से 5 साल छोटा। माँ की ज़रूरत से ज़्यादा देखभाल ने उसे बेहद नाजुक और भावनात्मक रूप से कमज़ोर बना दिया था। शिखा जितनी मुखर और आत्मविश्वासी थी, वह उतना ही दब्बू था। जब भी ईला से कोई बात मनवानी होती तो हम सीबू को ही हथियार बनाते। वह कहीं न कहीं इस बात से आहत था कि माँ ने उसकी बात नहीं मानी, या शायद माँ के दूर होने का गम उसे ज़्यादा खल रहा था। आजकल के बच्चे लगभग संवेदनहीन हो चुके हैं। इस सामान्य सोच से मैं भी इत्तेफाक रखता था। हमारी पीढ़ी ज़्यादा भावुक थी, लेकिन अपने बच्चे को देखकर लगता है कि शायद मैं गलत हूँ। ऐसा नहीं है कि उम्र के साथ परिपक्व होकर भी पक्का घाघ हो गया हूँ। अम्मा जब ख़त्म हुई तो शायद मैं भी सीबू की ही उम्र का रहा हूँगा। मैं तो उनकी मृत्यु के 2 दिन बाद ही पहुँच पाया था। घर में बाबूजी व बड़े भैया ने सब संभाल लिया था। दोनों बहनें भी पहुँच गई थी, सिर्फ मैं और मैं अम्मा को कंधा नहीं दे सका। पर इतने संवेदनशील मुद्दे को भी मैंने बहुत सहज और सामान्य रूप से लिया था। रात में ट्रेन के बर्थ पर लेटे हुए अम्मा के साथ बिताए तमाम पल छन छन दिमाग में घुमरते रहे, जिन्हें याद करके आंखें छलछला जाती थी, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर भी बच्चों की अपनी माँ के प्रति इतनी तरफ और दर्द देखकर मैं अपनी प्रतिक्रियाओं को अपने तरीके से जस्टिफाई कर लेता हूँ। असल में अम्मा के 4 बच्चे में से मेरे हिस्से में उनके प्यार व परवरिश का चौथा हिस्सा ही तो आया होगा। इसी अनुपात में मेरा भी उनके प्रति प्यार व परवाह का अनुपात 1 बेटा 4 रहा होगा, और क्या। लगभग 1 हफ्ते से मैं सीबू को बराबर देख रहा था। वह पूरे समय ईला के आसपास ही बना रहता था। यही तो ईला जीवन भर चाहती रही थी। सीमा जब साल भर के बच्चे से परेशान होकर उसकी गोद से उसे डालना चाहती तो वह खींच उठता। प्लीज़ सीमा, इसे अभी संभालो, माँ को दवा देनी है, उनकी कीमो की रिपोर्ट पर डॉक्टर से बात करनी है। वाकई ईला है बहुत किस्मत वाली, वह अक्सर फूलती भी रहती है। मैं तो राजरानी हूँ, राजयोग लेकर जन्मी हूँ। मैं उसके बचकानेपन पर हंसता। अगर मैं उसकी दबंगई और दादागिरी इतनी शराफत और शालीनता से बर्दाश्त न करता तो उसका राजयोग जाता पानी भरने। ठीक है,
कि घर परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी उसने बहुत ईमानदारी और मेहनत से निभाई है। ससुराल में भी सबसे अच्छा व्यवहार रखा, लेकिन इस सब के पीछे यदि मेरा मोरल सपोर्ट ना होता तो क्या खाक कर पाती वह। मोरल सपोर्ट शायद उपयुक्त शब्द नहीं है, फिर भी अगर मैं हमेशा उसकी तानाशाही के आगे समर्पण न करता रहता और दूसरे पतियों की तरह उस पर हुक्म गाड़ता तो निकल गई होती उसकी सारी हेकरी। लगभग 45 वर्ष के वैवाहिक जीवन में ऐसे मौके कभी कम नहीं आए जब वह महीनों बिसुरती रही। मेरी तो किस्मत फूट गई जो पहले तुम्हारे पल्ले पर गए। कोई सुख नहीं मिला, बच्चों की खातिर घर में पड़ी हूँ, वरना कब का जहर खा लेती, वगैरह वगैरह। बीच में तो वह 3-4 बार महीनों के लिए गहरे अवसाद में जा चुकी है। हालांकि इधर जब से उसने कीमोथेरेपी न कराने की तय कर लिया था, उसे आराम से घर पर रहकर मृत्यु का स्वागत करने का निश्चय किया था, तब से वह मुझे बेहद फिट दिखाई दे रही थी। उसकी 5 फुट 5 इंच की थाकर काया जरूर सिकुड़ के बच्चों जैसी हो गई थी, लेकिन उसके दिमाग और जुबान में उतनी ही तेजी थी। शायद उसकी याददाश्त तो वैसे ही गजब की थी। इस समय वह कुछ ज़्यादा की अतीत जीवी हो गई थी। उम्र और समय की भारी भरकम शिलाओं को ढकेलती अपनी यादों के तहखाने में वह न जाने कौन कौन सी तस्वीरें निकालकर अक्सर बच्चों को दिखाने लगती थी। उसकी नींद बहुत कम हो गई थी। उसके सिर पर हाथ रखा तो उसने झट से पलकें खोल दी। दोनों कोरों से 2 बूंद आंसू झलक पड़े। सीबू के लिए काजू बर्फी खरीदी थी? हाँ भाई, मिठाइयाँ भी रखवा दी थी, मैंने उसका सिर सहलाते हुए कहा और आश्वस्त हो गई। नर्स के आने में काफ़ी समय है ना? उसकी नज़रें मुझ पर ठहरी थी। हाँ क्यों, कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताओ। नहीं ज़रूरत है, बस ज़रा सा दरवाज़ा बंद करके तुम मेरे सिरहने आकर बैठो। उसने मेरा हाथ अपने सिर पर रख लिया। मरने वाले के सिर पर हाथ रखकर झूठ नहीं बोलते। सच बताओ, तुम्हारी रानी भाभी से तुम्हारे संबंध कहाँ तक थे? मुझे करंट लगा, सिर से हाथ खींच लिया। पागल हो गई हो क्या? अब इस समय तुम्हें यह सब क्या सूझ रहा है? जब नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून ही काटे जाते, उंगलियां नहीं। अंततः अगर रिश्ते में दरार आए तो दरार को मिटाओ, ना कि रिश्ते को। यही सोचकर चुप थी अभी तक, पर अब सच जानना चाहती हूँ। सूझ तो बरसों से रही थी, बल्कि सुलग रहा था, लेकिन अभी तक मैंने खुद को भ्रम का हवाला देकर बहलाए रखा। बस अब जाते जाते सच जानना चाहती हूँ। जब अभी तक बहलाया है तो थोड़े दिन और बहलाओ, वहाँ ऊपर पहुंचकर सब सच झूठ का हिसाब कर लेना। मैंने छत की तरफ उंगली दिखाकर कहा। मेरी खींच का उस पर कोई असर नहीं था। और वे विवाह जिसे तुमने कथित रूप से मेरे घर के नीचे वाले कमरे में शरण दे दी थी, उससे क्या तुम्हारा देह का भी रिश्ता था? छी, तुम सठिया गई हो क्या? ये क्या अनाप शनाप बक रही हो? कोई ज़रूरत हो तो बताओ, वरना मैं चला। क्षोभ और अपमान से तिलमिलाकर मैं अपने कमरे में आ गया। ऐसा नहीं है कि ये सब बातें मैंने पहली बार उसकी जुबान से सुनी है, लेकिन अरसा हो गया मुझे लगा था कि वे अब सब कुछ भूल भाल गई होगी। इतने लंबे अंतराल में बेहद संजीदगी से घर गृहस्थी और प्रति समर्पित इला ने कभी इशारे से भी कुछ जाहिर नहीं किया। हद तो हो गई। ऐसे बीमारी और तकलीफ में खुराफाती दिमाग कितना तेज काम कर रहा था। मेरे मन में सघन आकाश से विगत जीवन की स्मृतियों की वर्षा अनेक धाराओं में होने लगी। मन विचित्र होता है, उसे जितना बांधने का प्रयत्न किया जाए वह उतना ही स्वच्छंद होता जाता है। जो वक्त बीत गया वह कभी लौटकर वापस नहीं आता है, लेकिन उसकी स्मृतियाँ मन पर ज्यों की त्यों अंकित रह जाती है। रानी भाभी की नाजो अदा का जादू मेरे सिर चढ़ गया था। 17-18 की अल्हड़ और नाजुक उम्र में मैं उनके रूप का गुलाम बन गया था। भैया की अनुपस्थिति में भाभी के दिल लगाए रखने का जिम्मा मेरा था। बड़े घर की लड़की के लिए इस घर में एक मैं ही था जिससे वह अपने दिल की हाल कहती। भाभी थी त्रिया चरित्र की खूब मंजी खिलाड़ी। अम्मा तो कई बार भाभी पर खूब नाराज भी हुई थी। मुझे भी कसकर लताड़ा तो मैं भी अपराध बोध से भर उठा था। लेकिन कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैं पक्का ठीक हो गया। अक्सर भाभी के साथ रिश्ते का फ़ायदा उठाते हुए पिक्चर और घूमना चलता रहा। ईला जब ब्याह कर घर आई तो पास पड़ोस की तमाम महिलाओं ने उसे गुपचुप कुछ खबरदार किया था। साधारण रूप रंग वाली ईला भाभी के भड़कीले सौंदर्य पर भड़की थी या सुनी सुनाई बातों पर। काफ़ी दिन तो मुझे अपनी कैफियत देते ही बीते। फिर वह आश्चर्यजनक रूप में बड़ी आसानी से आश्वस्त हो गई थी। शायद वह अपने वैवाहिक जीवन का शुभारंभ सकारात्मक सोच के साथ करना चाहती थी, या कोई और वजह थी, पता नहीं।
पर भाभी जब भी घर आती तो इला एकदम चौकन्नी रहती थी। उम्र की ढलान पर पहुंचती भाभी के लटके झटके अभी भी जवान ही थे। शायद रंभा उर्वशी के जीन्स लेकर अवतरित हुई थी। उनकी मत्स्य गंधा देह में से एक ऐसा नशा था जो किसी भी योगी का तप भंग कर सकता था। फिर मैं तो कुछ ज़्यादा ही अदना इंसान था। भैया तो सत्य पुरुष थे। उनकी सात्विकता के कवच को भेद पाने के में असमर्थ बेरुखी से लौटाए गए कामबानों को शायद बेचारी भाभी इधर उधर जाया करती। खैर मैं विचारों में खोया खोया ही सो गया। दूसरे दिन नर्स के जाते ही वह फिर आह ऊह करके बैठने की कोशिश करने लगी। मैंने तकिया पीछे लगा दिया। रामायण की सीडी लगा दूं, शांति मिलेगी। मैं सीडी निकालने लगा। उसे रहने दो, अब तो कुछ दिनों के बाद शांति ही शांति है। तुम यहाँ आओ, मेरे पास आकर बैठो। वह फिर से मुझे कटघरे में खड़ा होने का शाही फरमान सुना रही थी। ठीक है, मैं यहीं बैठा हूँ, बोलो कुछ चाहिए? हाँ, सच सच बताओ, जब तुम विवाह को दुखियारी समझकर घर लेकर आए थे और उस नीचे बेसमेंट में उसके रहने खाने पीने का व्यवस्था की थी, उससे तुम्हारा संबंध कब बन गया था और कहाँ तक था? फिर वही बात, आखिरी समय में इंसान भगवान का नाम लेता है और मैंने उसे देखा। मैंने तो पूरी ज़िंदगी भगवान का नाम लेकर ही बिताई है। मेरे खाते में काफ़ी राम नाम है, उसकी चिंता मत करो। वह फिर आंखें बंद करके हाँफने लगी। वह जैसे खुद से बात कर रही थी। समझौता कितना मामूली शब्द है, मगर कितना बड़ा तीर है जो जीवन को चुभ जाता है तो फांस का अनदेखा घाव सा टिसता है। अब थक चुकी हूँ जीवन जीने से भी, जीवन जीने में से समझौते से भी। जिन रिश्तों से सबसे ज़्यादा गहराई होती है वही रिश्ते मुझे सतही मिले। जिस तरह समुद्र की अथाई गहराई में तमाम रत्न छिपे होते हैं, साथ में कई जीव जंतु भी रहते हैं, उसी तरह मेरे भीतर भी भावनाओं के बेशकीमती मोती भी थे और कुछ बुराइयों जैसे जीव जंतु भी। कोई ऐसा गोताखोर नहीं था जो उन जीव जंतुओं को लड़ता बचाता बचाता उन मोतियों को देखता, उनकी कद्र करता। सबसे गहरा रिश्ता माँ बाप का होता है। माँ अपने बच्चों के दिल की गहराइयों में उतरकर सब देख लेती है, लेकिन मेरे नसीब में तो वो माँ भी नहीं था जो मुझे थोड़ा भी समझ पाती। दूसरा रिश्ता पति का था, वो भी सतही। देखो तुम्हारी सांस फूल रही है, तुम आराम करो इला। वह नवंबर का महीना था शायद। रात को मेरी नींद खुली, तुम बिस्तर पर नहीं थे। सारे घर में तुम्हें देखा। नीचे से धीमी धीमी बात करने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने आवाज़ भी दी, मगर तुम फुसफुसाहट बंद हो गई। मैं वापस बेडरूम में आई तो तुम बिस्तर पर थे। मेरे पूछने पर तुमने बहाना बनाया कि नीचे लाइट बंद करने गया था। अच्छा, अब बहुत हो गया। तुम इतनी बीमार हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहता। खैर, कह तो तुम पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं पाया, लेकिन अब तो मुझे बख्श दो। खींचकर और बेबसी में मेरा गला भर आया। उसने अंतिम दिनों को लेकर मैं दुखी हूँ और ये औरत कहाँ कहाँ के गरे मुद्दे उखाड़ रही है। उस घटना को लेकर भी उसने कम जांच पड़ताल नहीं की थी। विभा ने भी सफाई दी थी कि वह अपने नन्हे शिशु को दुलार रही थी, लेकिन उसकी किसी दलील का इला पर कोई असर नहीं हुआ। उसे निकाल बाहर किया। पता नहीं वह सच कैसे सूंघ लेती थी। उस दिन मैं कपड़े धो रही थी, तुम मेरे पीछे बैठे थे और मुझसे छुपाकर तुम्हें कोई इशारा कर रही थी। जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो वह वहाँ से खिसक ली। मैंने पिछली नज़र से ही समझ लिया था कि ये औरत खूब खेली खाई है। 50 बार तो पल्ला ढकता है इसका। तुमको तो खैर दुनिया से कोई औरत के अपने पल्लू में बांध सकती है। याद है, मैंने तुमसे पूछा भी था, पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया था, बल्कि मुझे यकीन दिलाना चाहते थे कि वे तुम्हारी इज्जत करती हैं। तब शिखा ने टोका भी था, माँ तुम्हारा ध्यान बस इन्हीं चीज़ों की तरफ जाता है, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। शिखा माँ की इन ठेठ अड़ताना बातों से चिढ़ जाती थी। कौन कहेगा कि मेरी माँ इतने खुले विचारों वाली व पढ़ी लिखी है। उन दिनों मेरे दफ्तर की सहकर्मी मिसेस शर्मा को लेकर जब उसने कोसना शुरू किया तो भी शिखा बहुत चिढ़ गई थी। मेरे पापा हैं ही इतने डिसेंट और हैंडसम कि कोई भी उनसे बात करना चाहेगी। मुझे उसके सामने जाने से भी डर लगता था। मन हुआ कि शिखा को एक बार फिर बुला लूं, लेकिन उसकी भी नौकरी और पति बच्चे सब मैनेज करना कितना मुश्किल होगा। दोपहर में खाना खिलाकर उसे लिटाया तो उसने फिर मेरा हाथ थाम लिया। तुमने मुझे बताया नहीं, देखो अब तो मेरा आखिरी समय आ गया है, अब तो मुझे धोखे में मत रखो, सच सच बता दो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि पूरी ज़िंदगी बीत गई है, अब तक तो तुमने इस तरह जिरह नहीं की, इतना दबाव नहीं डाला मुझ पर, फिर अब क्यों? इसलिए कि मैं स्वयं को धोखे में रखना
रखना चाहती थी। अगर तुमने दबाव में आकर कभी कन्फेस कर भी लिया होता तो मुझे तुमसे नफरत हो जाती, लेकिन मैं तुम्हें प्रेम करना चाहती थी, तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मैं तुम्हारे बच्चों की माँ थी, तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती थी। तुम्हारे गुस्से को, तुम्हारी अवहेलना को मैंने अपने प्रेम का हिस्सा बना लिया था। इसीलिए मैंने कभी सच जानने के लिए इतना प्रेशर नहीं डाला। सब टालती रहे, फिर ये भी समझ गई कि प्रेम यदि किसी से होता है तो सदा के लिए होता है, वरना नहीं होता। लेकिन अब तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है, कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही। फिर सीने में ये धोखे का बोझ लेकर क्यों जाऊं? मरना है तो हल्की होकर मरूं। तुम्हें मुक्त करके जा रही हूं तो मुझे भी शांति मिलनी चाहिए ना। अब तो मैं तुम्हें माफ़ भी कर सकती हूँ, जो शायद पहले बिल्कुल न कर पाती। उफ, राहत की एक लंबी गहरी सांस। तो इन सब के लिए अब ये मुझे माफ़ कर सकती है। वो अक्सर गर्व से कहती है कि उसकी छठी इंद्रियां बहुत शक्तिशाली है। खोजी कुत्ते की तरह वह अपराधी का पता लगा ही लेती है, लेकिन ढलती उम्र और बीमारी की वजह से उसने अपनी छठी इंद्रियां को आस्था और विश्वास का एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर दिया था। वह कहीं बूढ़े शेर को घास खाते हुए देख लिया होगा। इसी से मैं आज बच गया। विश्वास की रेशमी पवित्र चादर में इत्मीनान से लिपटी जब वह अपने बच्चों की दुनिया में माँ और नानी की भूमिका में आखंड डूबी हुई थी, उन्हीं दिनों मेरी ज़िंदगी में बहुत गहराई तक समाई विथिका के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं। अब इस मुकाम पर मैं उससे कैसे कहता कि मुझे लगता है कि ये दुनिया दो हिस्से में बटी हुई है, एक त्याग की दुनिया और दूसरी धोखे की। जितनी देर किसी में हिम्मत होती कि वह धोखा दिए जाता है और धोखा खाए जाता है, और जब हिम्मत चुक जाती है तो वह सब कुछ त्याग कर एक तरफ हटकर खड़ा हो जाता है। मिलता उस तरफ भी कुछ नहीं है, मिलता इस तरफ भी कुछ नहीं है। मेरी स्थिति ठीक उसी बरगद की तरह थी जो अपनी अनेक जड़ों से ज़मीन से जुड़ा रहता है, अपनी जगह अटल अंचल। कैसे कभी कभी एक अनाम रिश्ता इतना धारदार हो जाता है कि वह बरसों से पल रहे नामधारी रिश्तों को लहूलुहान कर जाता है। ये बात मेरी समझ से परे थी। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।